नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट 2.0 चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय संख्या 5 क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। और आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि चैप्टर के सीरीज़ को भी कंटिन्यू करना चाहिए, तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग लाया गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अध्याय 5 को। यहाँ है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य से संबंधित ये पार्ट है, ये चैप्टर है। तो यहाँ पे बच्चों को की समझ के लिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है किसी विद्यार्थी का, सोचते हुए क्या है। तो चुनाव का दिन था और शंकरन नामक विद्यार्थी का यह जिक्र है कि उसने अपने नाना नानी को वोट डालने जाते हुए उसने देखा, तो वो थोड़ा उत्सुक हो गया कि क्यों वो इतना उत्साहित हैं उसके नाना नानी वोट डालने के लिए। और उसके नाना जी ने कहा उसको कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी आज पढ़ना है राज्य, राजा अर्थात शासक के बारे में और उनके साम्राज्य के बारे में। तो देखते हैं कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, ये बच्चों के लिए प्रश्न है। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है, यज्ञ के माध्यम से प्रतिष्ठित हो गए। कैसे? तो ये अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। ठीक है, और ये पता ही होगा आप लोगों ने, हमने इतना रामायण महाभारत वगैरह देखा है तो उसमें भी इसका जिक्र आता ही है। और अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था और अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई जा रही है, उनमें उत्सुकता जागृत करने के लिए। ठीक है, आगे इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। ठीक है, यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। ये चीज़ें क्या है, अश्वमेध यज्ञ की बात की जा रही है। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, ये ध्यान रखना है। और जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में उन्हें शामिल नहीं किया जाता था। किनको? जो शूद्र घोषित थे, किनके द्वारा? पुरोहितों के द्वारा। ठीक है, आगे है कि इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले लोगों की एक सूची बनानी है। पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, वर्ण के बारे में दिया हुआ है। तो इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ठीक है, जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। ठीक है, जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचित किए गए हैं, जिनकी रचना ऋग्वेद की रचना के पश्चात हुई है, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक ग्रंथ। इसके अंतर्गत कौन कौन है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। और पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। और जहाँ कुछ पुरोहितों तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। ठीक है, और पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लोगों को 4 भागों में बांटा गया। ये तो बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें क्या मिलता था? उपहार मिलता था। आप पढ़िए, और आप पढ़ रहे हैं इसलिए आपको उपहार दिया जाएगा। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना था और लोगों की रक्षा करना था। ठीक है, तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया और महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, ऐसी थी उस समय सामाजिक बनावट। कब? तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में। आगे हम लोग देखते हैं,
पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। ठीक है, कहाँ? इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में। पूर्वोत्तर क्षेत्र जरा नोटिस करिए कहाँ पे है। अब आगे है कि लोगों ने वर्ण व्यवस्था के विरोध क्यों किया, ये सोचिए आप क्यों किए होंगे, कोई कारण तो रहा ही होगा। और यहाँ पे देखते हैं एक पात्र दिया हुआ है, चित्रित धूसर पात्र। इसको देखते हैं थोड़ा सा कि चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। हमारे यहाँ आज भी ये प्रथा है। मतलब मिडिल क्लास फैमिली में तो यही होता है कि आम दिनों में लोग स्टील के बर्तन में खाते हैं, और बाकी किसी दिन यदि मेहमान आए तो कटलरीज और पता नहीं कितनी सुंदर सुंदर प्लेटें और थालियाँ निकाली जाती हैं। कुछ वैसी भी थालियाँ होती है जिसके बारे में तो पता ही नहीं होता, अच्छा ये हमारे यहाँ का बर्तन है ना। मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, मैंने देखा है आसपास में ऐसा ही है। बाकी आपके यहाँ थोड़ी अलग व्यवस्था होगी तो हो सकता है। आगे है जनपद। जनपद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक है, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जन का अर्थ क्या होता है? लोग होता है, और जनपद का अर्थ जहाँ लोग बसते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पर दिए गए हैं जो हम लोग देखेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। और दिल्ली में पुराना किला, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। और क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? तो ये सोचिए जरा। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में से कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। तो ये हमने अभी देख लिया। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है और ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। तो यहाँ जरा बर्तन देखिए, सरल रेखाएं भी हैं, है ना, ये सरल रेखाएं हैं। बाकी में ये गोल भी जैसा कुछ भी दिया हुआ है। बाकी आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं महाजनपद। ठीक है, तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपद दिए गए हैं। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि परिलक्षित करते होंगे, है ना। क्या है, एक मिनट, अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। ठीक है, यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर मैप देखेंगे हम लोग। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनवाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। ठीक है, हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा और इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ती होगी। और यहाँ पे एक टर्म मुझे याद आ रहा है, साइक्लोपियन वॉल। ठीक है, नाम सुना है आपने? साइक्लोपियन वॉल, साइक्लोपियन दीवार। ठीक है, दीवार। अगर नाम सुना है आपने तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं सुना है तो जाकर सर्च कीजिए। आपको फिर अगर नहीं पता है और जब आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि अच्छा मुझे क्यों नहीं पता था, मैंने गलत किया है अगर मुझे नहीं पता है तो, है ना। खैर जाके पढ़िए इसके बारे में। आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग मानचित्र संख्या 4, जिसका उल्लेख बार बार हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर। तो यहाँ है, ये क्या क्या दे रखा है। यहाँ तो पहले दिख रहा है कि पैमाना नहीं है, आप देखते हैं पहले। तो ऊपर से चलते हैं, यहाँ एक मिनट, ये ब्लर ही पता नहीं क्यों हो जाता है। तो यहाँ है तक्षशिला, ठीक है, गांधार, हस्तिनापुर, पांचाल, ठीक है,
उज्जैन, कौशाम्बी, राजगृह, मगध, वैशाली, वज्जी, अंग, ये सब देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। और कुछ नदियाँ भी हैं, जैसे कावेरी आप लोग यहाँ देख लीजिए, ये पेन्नार नदी है, ठीक है। तुंगभद्रा भी है, ये कृष्णा, फिर ये तुंगभद्रा इधर से, और यहाँ से गोदावरी है। नदियों को भी आप लोग देखते चलिए, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ जगह का ही देख रहे हैं, नदियों को नहीं देख रहे। उज्जैन, यहाँ नर्मदा नदी देखिए, यहाँ नर्मदा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से सोन भी तो निकलेगी ना, फिर यहाँ ताप्ती है। तो ये रहा मैप, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग कि अब राजा सेना रखने लगे थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था, आहत सिक्कों के रूप में होता था कुछ भुगतान, ठीक है। कहाँ गया ये, हाँ ये इंक खो गया था मेरा। हाँ, कुछ भुगतान के इसमें होते थे आहत सिक्कों के रूप में, और इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और फिर है कि महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, आपको 2 अंतर बताना है, तो पढ़ा होगा आपने पहले। आगे देखते हैं, कौशाम्बी किले की दीवार दिया हुआ है यहाँ पे, तो यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है और ईंट की दीवार का अवशेष है यह। इसके एक भाग का निर्माण लगभग 2500 साल पहले हुआ था। तो ये तो हम लोग कितने समय से पढ़ रहे हैं कि कौशाम्बी का एक दीवार है, ठीक है। कौशाम्बी के किले की एक दीवार है ये। आगे है कर, ठीक है। तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। और पहले हमने क्या पढ़ा था वैदिक काल में कि वो कर नहीं वसूलते थे, ठीक है। कल के क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था। अब आगे है कि फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। किस पर लगाए गए कर महत्वपूर्ण थे? फसलों पर, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहते थे? भाग कहते थे। याद रखना, अब यही पूछ देगा आपसे, भाग क्या था? उत्तर वैदिक काल में भाग क्या था? तो आप बोलेंगे हमने तो पढ़ा नहीं है। कैसे नहीं पढ़ा है भाई? यहाँ लिख तो रहा है कि कर को भाग कहते थे। और कितना लगता था? 1/6वां हिस्सा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास पेन पेपर है तो लिख लीजिए, और अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप, अपने नोट्स खुद बनाइए आप, है ना। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। आगे है पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जो जिस प्रकार का कार्य कर रहा है उसे उसी प्रकार का कर देना पड़ रहा है ना। यहाँ है कि आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे? सोचिए जरा, इतना तो पता ही होना चाहिए। अब देखते हैं कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, ठीक है। ये परिवर्तन भी आपको ध्यान देना है। अब जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे मैं स्टार बना के आगे बढ़ती जाऊँगी। बार बार मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है। तो हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर कर्मकार करते थे, ठीक है। और क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? राजा को क्या लाभ होता होगा, है ना। तो जरा सोचिए, थोड़ी देर ऊपर ही पढ़ा है हमने, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है ऊपर में। आगे हम लोग देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण। तो पहला है इसमें मगध के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि मानचित्र 4 में पृष्ठ संख्या 49 पे जो आप ऊपर हमने देखा है मैप, उसमें मगध को ढूंढना है। हमने तो पहले ही ढूंढ लिया है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कौन सी नदी? तो गंगा और सोन नदी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। किस वंश से थे? जरा आप हम नाम बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और ये नाम बताना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। आप लोग नाम बताइए कि ये दोनों बिंबिसार व अजातशत्रु
जो हैं वो किस वंश के थे? इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग, नोटिस कीजिए जरा कहाँ तक फैलाया है उन्होंने। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है, इसे राजधानी बनाया गया, ठीक है। आगे 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। अब यहाँ से बच्चों को कहानी सुनाई जा रही है। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। कहाँ तक? व्यास नदी के किनारे तक। आपको यहाँ पे एक एक चीज़ ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब कोई पूछ देगा कि वो गंगा नदी तक पहुंचा था, तो देखते हैं कि कहाँ तक पहुंचा। व्यास नदी तक पहुंचा था भाई, मगध तक नहीं पहुंचा था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लिखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? तो चाहिए पढ़िए जरा, ऋग्वेद के काल के समय क्या सेनाएं थी, या ऋग्वेद में किस प्रकार की सेनाओं का उल्लेख है, ठीक है। अब हमने मगध के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं वज्जी। वज्जी याद है कहाँ पे है? नहीं याद है तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, है ना। चीज़ें याद होनी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेट हो जाए लेकिन चलेगा, लेकिन हमें चीज़ें याद होनी चाहिए। यहाँ पे वज्जी संघ वैशाली। अब आगे चलते हैं हम लोग। दिखा दिया मैंने वज्जी कहाँ था, ऐसे ही कर करके। अगर आपको याद नहीं आ रहा, बार बार मैप देखिए, इससे क्या होता है, चीज़ें याद हो जाती हैं, है ना। अब देखते हैं वज्जी के बारे में। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी, ठीक है। वैशाली कहाँ है? बिहार में। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे, ठीक है। अब गण क्या है? तो गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। और संघ किसे कहते हैं? तो संघ अर्थात संगठन या सभा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे और सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, ठीक है। कौन नहीं हिस्सा ले सकते थे? तो स्त्रियां हिस्सा नहीं ले सकती थी, दास नहीं ले सकते थे इसमें प्रतिभाग, और फिर कर्मकार भी नहीं ले सकते थे। और है बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में आप अध्याय 6 में पढ़ेंगे। दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे और बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं वज्जी संघ का यह वर्णन दिघ निकाय से लिया गया है। दिघ निकाय, ठीक है। दिघ निकाय क्या है? तो यह एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं और इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अब पूछ देगा कोई कि दिघ निकाय का कितने वर्ष पूर्व लिखा गया था? आप बोलेंगे ऐसा इतना थोड़ी पढ़ना होता है। क्यों नहीं पढ़ना होता है? एनसीईआरटी हमें कह रही है पढ़ो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि दिघ निकाय कितने वर्ष पूर्व लिखा गया था, और मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ। तो क्या दिक्कत है आपको याद रखने में? याद रखिए कि दिघ निकाय 2300 साल पहले लिखा गया था, है ना। अब देखते हैं अजात शत्रु, जिन्हें अजात शत्रु भी कहा जाता है, और वज्जी संघ, इन दोनों की कहानियों को देखेंगे हम लोग, है ना। तो इसमें है कि अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वसक्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? कि बुद्ध ने किनसे पूछा? वसक्कार से। वसक्कार कौन थे? तो ये अजात शत्रु के मंत्री थे, ठीक है। तो बुद्ध भगवान, महात्मा बुद्ध ने क्या पूछा उनसे कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा, वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। यानी एक संघ की सफलता का उन्होंने क्या बता दिया? महात्मा बुद्ध ने आयाम बता दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग और क्या क्या बताया कि वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे तो भी वो सफल रहेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे तो भी उनकी उन्नति होती रहेगी। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, तब तक वो उन्नति करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है? वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम आपको 3 अंतर बताना है। अब यहाँ है, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया, और इनके बारे में आप कब पढ़ेंगे? अध्याय 10 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है अन्यत्र।
अन्यत्र देखते हैं हम लोग कि अपने एटलस में आपको यूनान और एथेंस ढूंढना है, ठीक है, यूनान और एथेंस ढूंढना है। ये तो बच्चों को मिला कि यूनान और एथेंस ढूंढना है, आपको जाके प्रॉपर वो मिडल ईस्ट वाला एरिया आपको देखना है, मेडिटेरियन सी के आसपास का आपको एरिया देखना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। यूनान और एथेंस ढूंढ के बैठ नहीं जाना है। चलिए पढ़ते हैं आगे। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं, ठीक है। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक दास किसको कहते थे? जो वहाँ पे कर नहीं देता था, संपत्ति उसके पास नहीं थी, उन लोगों को दास बनाया जाता था, ठीक है। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे। यूनान या एथेंस की जो व्यवस्था थी ना, उसको 2 भागों में, वहाँ के लोगों को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन? एक तो नागरिक हो गए और एक दास हो गए, ठीक है। तो दास में वो लोग होते थे जो कि राज्य को कर नहीं देते थे। संपत्ति का एक प्रॉपर पैमाना रखा हुआ था कि किसी के पास इतनी संपत्ति होगी तो वो नागरिक कहलाने का हकदार होगा, ठीक है। और नागरिक स्त्रियां भी नहीं होती थी वहाँ पे, ठीक है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। बाकी ये दास वाला कॉन्सेप्ट तो सही है, ठीक है। और शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों की सेना, नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। और ये यहाँ मैंने कहा ना कि स्त्रियां भी नागरिक नहीं होती थी, तो मुझे थोड़ी सी वो डाउट था मुझे थोड़ा सा, तो यहाँ लिखा हुआ है औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था, तो ये सही बात है, औरतें भी नागरिक नहीं होती थी। आगे है व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। और यहाँ पूछ रहा है क्या वास्तव में एथेंस जनतंत्र था? क्या एथेंस वास्तव में जनतंत्र था? तो आप जो भी सोच रहे हैं था या नहीं था, तो उसका जवाब आपको बताना है। बच्चों को ऐसा पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे है उपयोगी शब्द, जिसमें पढ़ा आपने राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना। कर क्या था? कितना कर लगाया जाता था फसलों पे? बताइए तो जरा आप फटाफट, बिना वीडियो पीछे किए हुए, ठीक है। कर को किस और अन्य नाम से जाना जाता था? फसलों पे जो कर लगता था उसका जो अन्य नाम था वो क्या था? बताइए जरा 2 चीज़ें। पौधरोपण, गण अथवा संघ, प्रजातंत्र, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं बच्चों के लिए, चाहे तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 5 था ये आई थिंक। और इससे रिलेटेड जो नोट्स और MCQ के वीडियो हैं, ठीक है, वो मैं अभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी आज रात तक, ठीक है। और बाकी चीज़ों के वीडियोस मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ी सी परेशानी है। और परेशानी क्या, मुझे लगा रहा है कि अगर दिसंबर की विजन मैगज़ीन आ जाए हिंदी में तो मैं वो कंटिन्यू कर दूँगी। बाकी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। और ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए इसे यहीं रखते हैं। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल भी रखिए। धन्यवाद।